नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द अर्थ में। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, अपने चल रहा था विश्व की प्रमुख जनजातियां, जिसमें अपन ने एस्किमो जनजाति पढ़ ली और बुशमैन जनजाति पूरी कर ली। अब आज शुरू करते हैं भील जनजाति। भील जनजाति दोस्तों, भील जनजाति मुख्यतः भारत में पाई जाती है। भील जनजाति मुख्यतः भारत में पाई जाती है। देखते हैं अपन कौन कौन से क्षेत्रों में भील जनजाति पाई जाती है। दोस्तों, ये अरावली पर्वतमाला है। अरावली पर्वतमाला, ये विंध्याचल और ये सतपुड़ा। दोस्तों, अपन ने शुरुआत में पढ़ा था कि दुर्गम पहाड़ी और पठारी क्षेत्रों में रहने वाली जनजातियां, जिनमें भील, मीणा, तो भील पढ़ी थी अपन ने। तो ये सभी इन जो अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा, इन तीनों जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं, इनके जो मध्य जो क्षेत्र है, पहाड़ी जो क्षेत्र है, उन क्षेत्रों में मुख्यतः यह जनजाति रहती है। यह अरावली राजस्थान, मतलब अरावली के जो राजस्थान में बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ आदि क्षेत्रों में मुख्यतः यह जनजाति निवास करती है राजस्थान में। अगर बात करें गुजरात की, तो दोस्तों गुजरात के पंचमहल और बड़ोदरा, इन क्षेत्रों में यह मुख्यतः यह जनजाति निवास करती है। अगर महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें तो दोस्तों ये जनजाति महाराष्ट्र में औरंगाबाद, अहमदनगर, जलगांव, नासिक, पुणे, इन क्षेत्रों में मुख्यतः है निवास करती है। अगर मध्य प्रदेश की बात करें, तो यह जनजाति रतलाम और झाबुआ प्रदेश में मिलती है। दोस्तों, तो अगर अपन इसका क्षेत्र देखें तो मुख्यतः यह इन क्षेत्रों में यह जनजाति देखने को मिलती है, जो अरावली, विंध्याचल तथा सतपुड़ा की पहाड़ियों, मध्य प्रदेश के रतलाम और झाबुआ क्षेत्र में, राजस्थान के बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ के क्षेत्र में, गुजरात के पंचमहल और बड़ोदरा क्षेत्र में, और महाराष्ट्र के औरंगाबाद, अहमदनगर, जलगांव, नासिक और पुणे, इन क्षेत्रों में मुख्यतः यह जनजाति देखने को मिलती है। तो दोस्तों, भील जनजाति के निवास क्षेत्र की बात करें तो भील जनजाति दुर्गम, निर्जन पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करने वाली जनजाति है। यह अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा की पहाड़ियों और वन्य क्षेत्रों में रहते हैं। भारत में भील प्रमुख रूप से 4 राज्यों में निवास करते हैं: राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र।
राजस्थान का बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर और चित्तौड़गढ़, मध्य प्रदेश का झाबुआ और रतलाम क्षेत्र, गुजरात का पंचमहल और बड़ौदा क्षेत्र, और महाराष्ट्र में औरंगाबाद, अहमदनगर, जलगांव, नासिक और पुणे। इन क्षेत्रों में मुख्यतः यह जनजाति निवास करती है। दोस्तों, भील जनजाति संथाल व गौड़ जनजातियों के बाद भारत की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति समूह है। संथाल व गौड़ के बाद, संथाल और गौड़, संथाल व गौड़ के बाद तीसरी सबसे बड़ा जनजातीय समूह है कौन? भील जनजाति। दोस्तों, भारत भील जनजाति की अगर अपन बात करें तो भील जनजाति तीसरा सबसे बड़ा जनजातीय समूह है भारत में। दोस्तों, भील शब्द की उत्पत्ति द्रविड़ियन भाषा के बीलू से हुई है। भील शब्द की उत्पत्ति द्रविड़ियन भाषा के बीलू से हुई है। जो द्रविड़ियन भाषा है उसके बीलू से हुई है, जिसका अर्थ होता है तीरंदाज, जिसका अर्थ होता है तीरंदाज, यानी तीर चलाने में जो माहिर जो जनजाति होती है वह है। दोस्तों, अब बात करते हैं भीलों के जलवायु दिशाओं की, मतलब कौन से क्षेत्रों में भील जनजाति निवास करती है। तो दोस्तों, भील जनजाति के निवास क्षेत्रों में जलवायु है वो मानसूनी प्रकार की पाई जाती है, क्योंकि भील जनजाति मुख्यतः भारत में निवास करती है। भारत के प्रमुख 4 राज्यों में यह जनजाति निवास करती है: राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र। इन 4 राज्यों में मुख्यतः यह जनजाति निवास करती है। तो सीधी सी बात है, भारत की जलवायु मानसूनी प्रकार की है, तो भील जनजाति के लोग जिन क्षेत्रों में रहते हैं वहां की जो जलवायु है वो भी कैसी होगी? मानसूनी होगी। इनके निवास क्षेत्रों के लगभग 33% भूभाग पर वन पाए जाते हैं। मतलब जिन क्षेत्रों में ये लोग निवास करते हैं उसके 33% भाग, क्योंकि भील जनजाति मुख्यतः दुर्गम पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करती है। पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करते हैं तो वहां पर वनों की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। तो इनके जो लगभग इनके निवास क्षेत्र है उनके 33% भाग पर क्या पाए जाते हैं? वन पाए जाते हैं। अनाच्छादित पहाड़ियों, अपरदित मिट्टी व वनों की कटाई ने भीलों की जो बढ़ती जनसंख्या है उनके सामने एक नई समस्या लाकर खड़ी कर दी है। तो अब देखते हैं शारीरिक संरचना। शारीरिक संरचना दोस्तों, भील जनजाति के शारीरिक संरचना की बात करें तो भील जनजाति के लोगों का कद होता है वो भी कैसा होता है? नाटे कद के होते हैं। अगर कद की बात करें तो कद कैसा होता है? नाटे कद के, नाटे कद के, नाटे कद के होते हैं। इनकी हाइट बहुत कम होती है, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करने वाले लोगों की हाइट कम पाई जाती है। तो भील जनजाति भी मुख्यतः पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करती है, तो इनकी जो कद है वो कैसा है? नाटे कद के मिलते हैं। दोस्तों, इनकी त्वचा का रंग होता है काला। ये काली त्वचा के होते हैं और त्वचा का रंग भी एकदम गहरा काला होता है। दोस्तों, इनकी आंखें इनकी होती है लाल, आंखें पाई जाती है लाल, आंखों का रंग लाल होता है। नाक चौड़ी होती है, नाक चौड़ी होती है, नाक चौड़ी होती है। चेहरा जबड़ा बाहर की तरफ निकला होता है, चेहरा जबड़ा बाहर की ओर निकला होता है। इनका चेहरा चौड़ा होता है, जबड़ा बाहर की ओर निकला होता है। ये इनके सभी शारीरिक लक्षण हैं। दोस्तों, ये लोग परिश्रमी और ईमानदार होने के साथ साथ आजादी के प्रेमी भी होते हैं। चोरी को ये धार्मिक पाप मानते हैं। ये लोग बहुत ज्यादा परिश्रमी होते हैं और ईमानदार होते हैं, चोरी को धार्मिक पाप मानते हैं। तो दोस्तों, आगे देखिए आर्थिक क्रियाकलाप। देखिए आर्थिक क्रियाकलाप। दोस्तों, भील वनों, दुर्गम पहाड़ी व पठारी क्षेत्रों में निवास करने के कारण इनकी आजीविका का जो मुख्य आधार होता है वह खाद्य संग्रहण, आखेट और आदिम कृषि तथा पशुपालन होता है। ये पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करते हैं तो वहां इनका जो सबसे प्रमुख काम होता है वो है खाद्य संग्रहण करना। खाने की जो वस्तु है उसको एक जगह इकट्ठा करना, शिकार करना यानी आखेट करना। आदिम प्रकार की जो प्राचीन समय से जो कृषि हमारी चली आ रही है उस प्रकार की कृषि को ये ज्यादा महत्व देते हैं, क्योंकि ये एक जगह टिक कर नहीं रहते। ये स्थानांतरित कृषि को ज्यादा बढ़ावा देते हैं, आदिम कृषि को ज्यादा बढ़ावा देते हैं तथा कृषि के साथ साथ ये पशुपालन भी करने लगे हैं। दोस्तों, आखेट
आखेट। सभी जनजातियां आखेट से अपनी अर्थव्यवस्था को बनाए रखती है, यानी शिकार करना ही उनका सबसे प्रमुख कार्य होता है। ये जंगलों में तीर कमान से जंगली जानवरों का शिकार करते हैं, तालाबों से मछलियां पकड़ने का कार्य करते हैं। लगभग 80% भील अब कृषि कार्य करने लगे हैं। मतलब जो 80% भीलों की जनसंख्या है वह अब शिकार की बजाय कृषि कार्य की ओर ज्यादा ध्यान देने लगे हैं। दोस्तों इनके द्वारा झूमिंग कृषि की जाती है। झूमिंग कृषि की जाती है, भीलों के द्वारा की जाने वाली कृषि कौन सी है? झूमिंग कृषि। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भीलों के द्वारा प्रमुख रूप से की जाने वाली कृषि कौन सी है, तो कृषि कौन सी होगी? झूमिंग कृषि। दोस्तों इसी झूमिंग कृषि को पहाड़ी क्षेत्रों में चिमाता, पहाड़ी क्षेत्रों में चिमाता, पहाड़ी क्षेत्रों में क्या कहा जाता है? चिमाता, तथा मैदानी भागों में इसे दजिया कहा जाता है। मैदानी जो क्षेत्र है वहां इसको क्या कहा जाता है? दजिया कहा जाता है, दजिया। आगे देखिए दोस्तों, भील जनजाति के प्रमुख नृत्य। भील जनजाति के प्रमुख नृत्य, भील जनजाति के लोगों के द्वारा कौन कौन से नृत्य किए जाते हैं? तो भील जनजाति के द्वारा मुख्यतः घूमर व गेर नृत्य किया जाता है। घूमर व गेर नृत्य किया जाता है। क्वेश्चन पूछ ले दोस्तों छोटा कि भील जनजाति के द्वारा किए जाने वाले नृत्यों के नाम लिखो, तो घूमर और गेर ये दो नृत्य मुख्यतः करते हैं। दोस्तों भीलों का मेला भी लगता है, भीलों का मेला, बेणेश्वर मेला। भीलों का मेला है कौन सा? बेणेश्वर मेला। दोस्तों राजस्थान में सोम, जाखम और माही, सोम, जाखम और माही नदियों से बनी त्रिवेणी पर, सोम, जाखम और माही नदियों की बनी त्रिवेणी पर भीलों का प्रमुख मेला जो जनवरी और फरवरी माह में लगता है, उसका नाम क्या है? बेणेश्वर मेला, जो जनवरी फरवरी माह में राजस्थान के सोम, जाखम, माही नदियों के बड़ी त्रिवेणी यानी तीनों की नदियों के संगम के स्तर पर जो मेला भरता है वह है बेणेश्वर मेला। दोस्तों अब एक शब्दावली आती है फायरे फायरे, फायरे फायरे। दोस्तों ये भीलों का रणघोष होता है। क्या होता है? भीलों का रणघोष, यानी युद्ध के या विपरीत परिस्थितियों के दौरान इनके द्वारा फायरे फायरे नाम से रणघोष किया जाता है। आगे देखिए दोस्तों, आगे एक शब्दावली मिलती है गमेती, शब्दावली मिलती है गमेती। गमेती क्या होता है दोस्तों? समस्त पाल का मुखिया, समस्त पाल का मुखिया मतलब गांव का मुखिया क्या कहलाता था? गमेती कहलाता था। पाल का मुखिया क्या कहलाता था? गमेती कहलाता था, गमेती कहलाता था। मार्गदर्शक को बोलावा कहते थे। अगर कोई मार्गदर्शन करने वाला होता है उसको बोलावा कहा जाता था। मार्गदर्शन करने को ये लोग बोलावा कहते थे। किसी भी व्यक्ति को मार्गदर्शन, उसको मार्ग प्रशस्त करने का मतलब है उन्होंने उसको बोलावा दिया। आपातकालीन स्थिति के दौरान ढोल बजाकर सभी को एक जगह एकत्रित किया जाता था, यानी भीलों में आपातकाल की स्थिति होती तो ढोल बजाकर सभी को एक जगह एकत्रित किया जाता था। अब देखिए दोस्तों, भीलों की उत्पत्ति के संबंध में विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने मत दिए, लेकिन कुछ महाकाव्य या कुछ ग्रंथ ऐसे भी थे जिनके अनुसार भी अपन को पता चलता है कि भीलों की उत्पत्ति कैसे हुई, किन किन चीजों से भीलों की उत्पत्ति मानी जाती है भारत में। तो सबसे पहले देखते हैं पुराणों के अनुसार, पुराणों के अनुसार, पुराणों के अनुसार भीलों की उत्पत्ति कैसे हुई। तो दोस्तों पुराणों में बताया गया है कि महादेव का पुत्र था निषाद, महादेव का पुत्र था निषाद। कौन? निषाद। इस निषाद से ही भीलों की उत्पत्ति मानते हैं। एक कथा के अनुसार महादेव के बेल नंदी को मार दिया था। इसने, किसने? निषाद ने महादेव का जो बेल था नंदी उसको मार दिया था, जिसके दंड स्वरूप उसे पर्वतीय क्षेत्रों में निर्वासित कर दिया था। तब से या उससे जो भी संतान आगे निकली या जो भी पीढ़ी आगे निकली वो सब क्या कहलाई? भील कहलाए। दूसरा है महाभारत महाकाव्य के अनुसार, महाभारत के अनुसार
दोस्तों महाभारत के अनुसार भीलों की उत्पत्ति एकलव्य से मानी जाती है कि एकलव्य से भीलों की उत्पत्ति हुई। तो महाभारत कहता है एकलव्य से भीलों की उत्पत्ति हुई। उसके बाद रामायण के अनुसार, दोस्तों रामायण के अनुसार यह माना जाता है कि श्री राम को सबरी ने सीता की खोज के दौरान दंडकारण्य वन में बेर खिलाए थे। यानी श्री राम को सबरी ने सीता की खोज के दौरान जब वो निकले तो दंडकारण्य वन के अंदर उन्होंने बेर खिलाए थे। अतः सबरी का जो संबंध है वह भील जनजाति से माना जाता है। जो सबरी थी उसको भील जनजाति का माना जाता है। अगला देखो, कर्नल जेम्स टोड के अनुसार, कर्नल जेम्स टोड के अनुसार अरावली श्रेणी यानी उदयपुर के क्षेत्रों में, अरावली श्रेणी में रहने वाले लोग जिन्होंने महाराणा प्रताप की अकबर के विरुद्ध सहायता की थी वे सभी भील जनजाति से संबंधित थे। यानी अरावली क्षेत्र में उदयपुर के आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले वे लोग जिन्होंने महाराणा प्रताप की अकबर के विरुद्ध जो युद्ध हुआ था उसमें उसकी सहायता की थी, उनका संबंध किससे माना जाता है? भील जनजाति से माना जाता है। दोस्तों अपनी भील जनजाति कंप्लीट होती है। देखिए दोस्तों, गोंड जनजाति भारत की प्रमुख जनजातियों में है। गोंड जनजाति विश्व का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है। तो गोंड जनजाति है उसको विश्व का सबसे बड़ा जनजातीय समूह माना जाता है। गोंड शब्द की उत्पत्ति खोंडा से मानी जाती है। गोंड शब्द की उत्पत्ति खोंडा से मानी जाती है। गोंड शब्द की उत्पत्ति खोंडा से मानी जाती है जिसका अर्थ होता है पहाड़ी। खोंडा का अर्थ होता है पहाड़ी। गोंड अपने आप को कोयटूर व कोल भी कहते हैं। गोंड अपने आप को कोयटूर व कोल कहकर भी पुकारते हैं। कोयटूर व कोल कहकर भी पुकारते हैं। दोस्तों 16वीं से 18वीं शताब्दी के मध्य भारत में 4 ऐसे प्रदेशों का जन्म हुआ जो गोंड शासित प्रदेशों के रूप में उभरे थे। वो 4 क्षेत्र थे गढ़मांडला, देवगढ़, चांदा तथा खेड़ला। ये 4 क्षेत्र हैं वो गोंड शासित प्रदेशों के रूप में उभरे थे। कैसे प्रदेशों के? गोंड शासित प्रदेश। ये 4 क्षेत्र ऐसे थे दोस्तों जो गोंड शासित प्रदेशों के रूप में 16वीं से 18वीं शताब्दी के मध्य भारत में उभरे थे। गढ़मांडला, देवगढ़, चांदा और खेड़ला। इन 4 क्षेत्रों की उत्पत्ति गोंड शासित प्रदेशों के रूप में भारत में हुई थी। दोस्तों अब देखो निवास क्षेत्र, गोंड जनजाति का निवास क्षेत्र। देखो इस मैप के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ गोंड जनजाति भारत के किन किन क्षेत्रों में प्रमुख रूप से निवास करती है। दोस्तों प्रमुख रूप से यह मध्य भारत में सतपुड़ा, मेकाल, बस्तर और गड़जत की पहाड़ी के क्षेत्रों में यह मुख्यतः निवास करती है। ये गड़जत, ये बस्तर, ये मेकाल और ये सतपुड़ा। इन क्षेत्रों में मुख्यतः यह निवास करते हैं। तो अगर देखा जाए तो ये इतने इस क्षेत्र के अंदर ये प्रमुख रूप से ये जो जनजाति है वह निवास करती है। यह महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों तक जाती है, तेलंगाना तक जाती है, मध्य प्रदेश, आसाम यानी आसाम यहाँ इन क्षेत्रों में भी यह जनजाति मिलती है और उड़ीसा, तेलंगाना आदि क्षेत्रों में। दोस्तों बस्तर जो है, बस्तर छत्तीसगढ़ में पड़ता है। बस्तर छत्तीसगढ़ में पड़ता है। गड़जत की पहाड़ियां हैं वो उड़ीसा में पड़ती है। ध्यान में रखना दोस्तों, मैप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बस्तर छत्तीसगढ़, गड़जत की पहाड़ी उड़ीसा। दोस्तों देखो ये इनके दोस्तों जलवायु दशाओं में 2 बिंदु अपन पढ़ते हैं। पहला है तापमान और दूसरा है
वर्षा। जलवायु में सबसे जो महत्वपूर्ण दो बिंदु है वह है तापमान और वर्षा। दोस्तों इन क्षेत्रों में तापमान लगभग जो हाईएस्ट है वो 40 डिग्री के आसपास पहुंच जाता है और बाकी लगभग वर्ष भर तापमान 40 डिग्री से कम ही बना रहता है। और वर्षा की बात करें तो दोस्तों इन क्षेत्रों में 120 से 160 सेंटीमीटर के आसपास वार्षिक वर्षा का औसत रहता है। 120 डिग्री से 160 डिग्री के आसपास वार्षिक वर्षा का औसत इन क्षेत्रों में बना रहता है। अब बात करते हैं दोस्तों आर्थिक क्रियाकलाप। आर्थिक क्रियाकलाप यानी ये अपने जीवन को किस प्रकार से चलाते हैं, कौन कौन सी ऐसी क्रियाएं अपने जीवन यापन करने के लिए ये लोग करते हैं। तो दोस्तों सबसे प्रमुख जो आर्थिक क्रिया है वो मानी जाती है क्या, आखेट। क्योंकि जितनी भी जनजातियां वह आखेट पर ही क्या करती थी, निर्भर करती थी। उनका रहना खान पान सब आखेट के ऊपर निर्भर करता था। दोस्तों गौड़ जनजाति है वह जानवरों का शिकार करती थी। गौड़ जनजाति जानवरों का शिकार जंगलों से करते थे, लेकिन भारत में आखेट पर प्रतिबंध कर लगा दिया गया या प्रतिबंधित कर दिया गया। अब इसलिए गौड़ शिकार नहीं कर सकते। गौड़ शिकार नहीं करते तो इन्होंने क्या किया, अपना ध्यान कृषि की तरफ लगा दिया। अब गौड़ जनजाति के लोग हैं वो मुख्यतः कौन सा कार्य करते हैं, कृषि कार्य करते हैं। भोजन की, ये भोजन में मुख्यतः कोदू तथा कुटकी लेते हैं। कोदू तथा कुटकी इनके प्रमुख जो खाद्यान्न है वो क्या है, कोदू तथा कुटकी। गौड़ जनजाति के लोगों के द्वारा जो खाद्यान्न है वो प्रमुख रूप से लिया जाता है कोदू तथा कुटकी। दोस्तों उत्सवों तथा त्योहारों के अवसर पर ये लोग चावल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, चावल बनाते हैं। ये लोग शिकार से प्राप्त व बलि दिए गए जानवरों का मांस भी खाते हैं। गौड़ जनजाति के लोग धूम्रपान तथा महुए से बनी शराब का भी सेवन भी करते हैं। महुए से बनी शराब का सेवन करते हैं। दोस्तों गौड़ जनजाति के लोग मुख्यतः सूती वस्त्र पहनते हैं। पुरुषों के द्वारा धोती तथा महिलाओं के द्वारा साड़ी और चोली पहनी जाती है। दोस्तों पुरुष व स्त्रियों दोनों के द्वारा चांदी व एल्यूमिनियम के गहने पहने जाते थे। स्त्रियां प्राय कांच की चूड़ियां, मनकों की माला और कौड़ियों के हार पहनती थी। स्त्रियां अपने शरीर पर अक्सर गोदना गुदवाने का कार्य भी करती थी, यानी टैटू बनाने का कार्य वो उनके द्वारा भी किया जाता था। दोस्तों बात करते हैं निवास घरों की। निवास घर कैसे लोगों द्वारा कैसे मकानों में रहा जाता है उसके बारे में बात करते हैं। गौड़ जनजाति नंगले अर्थात पल्ली बस्तियों में निवास करते हैं। कहां करते हैं, नंगले तथा पल्ली बस्तियों में। दोस्तों नंगले और पल्ली जैसे अपने गांव में जो ढाणियां होती है उन्हीं को नंगले या पल्ली कहा जाता है। तो ये मुख्यतः नंगले या पल्ली बस्तियों में निवास करते हैं तथा छोटे छोटे गांवों में रहते हैं। जिस स्थान पर इनको आवास बनाना होता है उस स्थान का शगुन या मुहूर्त निकलवाया जाता है और वहां पर एक उत्सव का आयोजन किया जाता है। इस उत्सव के आयोजन के दौरान इनके द्वारा बतख तथा मुर्गे की बलि दी जाती है। मकान को ये घास, फूस व मिट्टी से बनाते हैं, जिनमें रहने का कमरा होता है, रसोई होती है, बरामदा होता है तथा पूजा घर मुख्य रूप से इनके देखने को मिलता है। दोस्तों ये अपने जीवन को चलाने के लिए विभिन्न प्रकार के औजारों का भी प्रयोग करते हैं, जिसमें फलिया, खुरपी, फावड़ा, दराती, कुल्हाड़ी तथा तीर जैसे साधारण औजारों का ये लोग उपयोग करते हैं। अब देखिए दोस्तों समाज तथा संस्कृति, किस प्रकार के समाज में ये लोग रहते हैं। दोस्तों गौड़ जनजाति जो है वो पितृसत्तात्मक समाज में निवास करती है। पितृसत्तात्मक इनके प्रमुख महत्व है। पितृसत्तात्मकता अर्थात पिता की मृत्यु के बाद जो इनकी अचल संपत्ति होती है वह उनके पुत्रों में बराबर बराबर बांट दी जाती है। दोस्तों सबसे बुजुर्ग जो व्यक्ति होते हैं वह परिवार का मुखिया माना जाता है। इनके अंदर सेवा विवाह, विनिमय विवाह, हरण विवाह तथा विधवा विवाह का भी प्रचलन था। इनमें विवाह समारोह किसी प्राकृतिक स्थान जैसे किसी नदी के किनारे, तालाब के किनारे, आम के वृक्ष के नीचे, पीपल के वृक्ष के नीचे ऐसे स्थानों पर विवाह तथा समारोह या शुभ कार्य इनके द्वारा किया जाता था।
दोस्तों गांव का जो मुखिया होता था पटेल, उसको पटेल या मुखादम कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पटेल या मुखादम, पटेल या मुखादम। गांव का जो मुखिया होता था उसे पटेल या मुखादम कहा जाता था तथा चौकीदार को कोतवाल कहा जाता था। दोस्तों इनके द्वारा जो आपसी विवाद होते थे उन्हें पंचायत के अंदर निपटारा उनका किया जाता था। गांव का पुजारी व पुरोहित को देबारी कहा जाता था। गांव का जो पुजारी होता था या पुरोहित होता था उसे देबारी कहकर पुकारा जाता था। गोंडी बोली द्रविड़ भाषा के परिवार से संबंधित है, जिसका संबंध तमिल तथा कन्नड़ भाषा से मानते हैं। दोस्तों गोंड जनजाति के लोग पूर्णिमा की चांदनी रात के दिन एक गांव में एक स्थान पर इकट्ठे होते हैं तथा नाचने गाने का कार्यक्रम उनके द्वारा रखा जाता है। दोस्तों इस दौरान धूलिया जो गोंडों की एक प्रमुख गायक जाति है, धूलिया, धूलिया होती है गोंडों की प्रमुख गायक जाति, इनके द्वारा गाना गाया जाता है तथा एक प्रधान होता है जो गोंडों की जो मान्यताएं तथा गोंडों का जो इतिहास है वो कहकर सुनाता है। गोंड जनजाति के लोग देवी देवताओं में भी क्या रखते थे? विश्वास रखते थे। इनके द्वारा देवताओं को मनाने के लिए भेड़ बकरियों की बलि दी जाती थी तथा कभी कभी नर बलि भी इनके द्वारा दी जाती थी। लेकिन 19वीं शताब्दी के दौरान अंग्रेजों के द्वारा नर बलि पर प्रतिबंध लगा दिया गया, जिसके बाद नर बलि इनके द्वारा नहीं दी गई। ये लोग जादू टोनों में भी क्या करते थे? विश्वास करते थे। इनके द्वारा प्रमुख देवताओं में बड़ा देव, शंभु महादेव तथा परसापेन को माना जाता था तथा प्रमुख देवी में शीतला माता तथा छोटी माता को मानते थे। गोंड जनजाति लगभग अपनी कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन कुछ ऐसे बिंदु हैं जो कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन पे अपन छोटी सी चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों अभी आपने पढ़ा था पीछे कि गोंड जनजाति के द्वारा आखेट किया जाता था, लेकिन भारत में आखेट को निषेध घोषित कर दिया, मतलब उस पर प्रतिबंधित लगा दिया, उसको पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया। उसके बाद गोंड जनजाति के लोग क्या करने लगे थे? कृषि कार्य करने लगे थे। तो दोस्तों गोंड जनजाति के द्वारा विभिन्न प्रकार की कृषि की जाती है, जिनमें एक कृषि का प्रकार है दीपा कृषि। दोस्तों कौन सी कृषि? दीपा कृषि। दोस्तों झूमिंग कृषि का ही यह एक प्रकार है। कौन सी कृषि का? झूमिंग कृषि का एक प्रकार है, जिसमें भूमि पर 2-3 वर्ष खेती करने के पश्चात उसको पड़त छोड़ दिया जाता है। यानी 2-3 साल तक तो उस स्थान पर खेती की जाती है। जब उसकी उर्वरक क्षमता कम हो जाती है तो उसको पड़त छोड़ दिया जाता है, उस पर किसी प्रकार की खेती नहीं की जाती। इस प्रकार की कृषि में पेड़ों व झाड़ियों को जलाकर वह भूमि को साफ करके खेत तैयार करते हैं। दोस्तों दीपा कृषि का संबंध झूमिंग कृषि या स्थानांतरित कृषि से मान सकते हैं, क्योंकि स्थानांतरित कृषि में भी क्या करते थे? 2-3 वर्ष एक जगह एक स्थान पर खेती की जाती थी, उसके पश्चात उसी स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाके वहां की वनस्पति पेड़ पौधों को जलाकर नए खेत तैयार किए जाते थे। तो उसी प्रकार दीपा कृषि भी किसका प्रकार है? झूमिंग कृषि या स्थानांतरित कृषि का ही एक प्रकार है, जिसमें भूमि पर 2-3 वर्षों के पश्चात खेती करने के पश्चात उसको पड़त छोड़ दिया जाता है और इस प्रकार की कृषि में पेड़ों और झाड़ियों को जलाकर भूमि को साफ करके खेत तैयार किए जाते हैं। दूसरी है पेड़ा कृषि। पेड़ा कृषि पेड़ा कृषि दोस्तों मध्य प्रदेश का जो बस्तर क्षेत्र है वहां पर तीव्र ढालों पर सीढ़ीदार खेतों पर की जाने वाली जो कृषि है वह है पेड़ा कृषि कहलाती है। इसके अंतर्गत मिट्टी को आर्द्र बनाने के लिए क्या किया जाता है? मिट्टी के जो निचले हिस्से होते हैं वहां लकड़ी के लट्ठे रख दिए जाते हैं, जिससे मिट्टी का कटाव भी नहीं होता है और मिट्टी में आर्द्रता भी बनी रहती है। यह पेड़ा कृषि कहलाती है। यानी मध्य प्रदेश के बस्तर जो पठारी क्षेत्र है वहां पर जो तीव्र ढाल वाले क्षेत्र होते हैं वहां सीढ़ीदार खेत बनाए जाते हैं, जिसमें मिट्टी की आर्द्रता को बनाए रखने के लिए निचले क्षेत्रों में निचले भागों में क्या लगाते हैं? लकड़ी के लट्ठे लगा दिए जाते हैं, जिससे मिट्टी का कटाव भी नहीं होता है और मिट्टी में आर्द्रता भी बनी रहती है। दोस्तों आगे बात करते हैं कुछ मुख्य बिंदु। दोस्तों गोंडों में एक वर्ग हुआ करता है रावत वर्ग। रावत वर्ग
गोंडों का जो ये रावत वर्ग है उसका मुख्य पेशा होता है वह है दूध बेचना तथा पशु चारण करना होता है। तो क्वेश्चन आ जाए कि गोंड जनजाति में रावत वर्ग का संबंध किससे है, तो दूध बेचने से तथा पशु चारण से है। कुरुख, केवट व धीवर वर्ग, कुरुख 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 केवट तथा धीवर, ये जो 3 वर्ग है ये मछुआरों के वर्ग हुआ करते थे, मछुआरे हुआ करते थे। इन जो 3 वर्गों के लोग हैं उनको मछुआरे का काम दिया जाता था। दोस्तों अंतिम बिंदु है अपना सगा। सगा क्या होता है, गोंड जनजाति में सगा का क्या महत्व होता है। दोस्तों जो प्रधान हुआ करता था वह गोंडों को क्या सुनाता था, उनका इतिहास सुनाने का काम कर दिया था। तो गोंड प्रधान की कथा के अनुसार, यानी किसके अनुसार अपन सगा को परिभाषित कर रहे हैं, प्रधान की जो कथा हुआ करती है उनका जो इतिहास गाकर सुनाया जाता है उसके अनुसार बेसहारा गोंडों को देवी पार्वती ने क्या दिया था, सहारा दिया था। जो बेसहारा गोंड थे उनको देवी पार्वती के द्वारा सहारा दिया गया, लेकिन शंभु महादेव ने उन गोंडों को एक गुफा में क्या कर दिया था, कैद कर दिया था। गोंडों का जो नायक था पाहेंडी कपालिंगम, पाहेंडी कपालिंगम, ये गोंडों का नायक हुआ करता था। पाहेंडी कपालिंगम ने देवी जंगूबाई की मदद से, देवी जंगूबाई की मदद से इन गोंडों को उस गुफा से क्या करवा दिया, आजाद करवाया। ये गोंड 4 समूहों में गुफा से बाहर निकले तथा तभी से गोंडों का जो मुख्य 4 वर्गों में गोंड बट गए, जिसे गोंडी भाषा में सगा कहा जाता है। यानी प्रधान की कथा के अनुसार जो बेसहारा गोंड थे उनको देवी पार्वती के द्वारा सहारा दिया गया, लेकिन जो शंभु महादेव थे वो इससे नाराज हुए, उन्होंने उन गोंडों को एक गुफा में कैद कर दिया। लेकिन जो गोंडों का जो नायक था पाहेंडी कपालिंगम, उसने जंगूबाई की मदद से इनको क्या कर दिया, आजाद कर दिया, जहां से ये 4 समूह में बाहर निकले, जिसको गोंडी भाषा में सगा कहा जाता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा, तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें तथा शेयर करें, ताकि सभी आपके साथी लोग हैं उन तक यह वीडियो पहुंच जाए। जय हिंद, जय भारत।